हेलो बच्चों, मैं विक्रम कुमार भारती आपका और हमारा प्यारा सा चैनल VGPT पाठक ट्यूटोरियल में VGPT क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, कल जो केमिस्ट्री का एग्ज़ाम हुआ है बिहार बोर्ड 2021 एनुअल, उसमें हमारे बच्चे ने जिस तरह से एग्ज़ाम लिखा है उससे हमें बहुत खुशी हो रही है इस बात को लेके कि हम लोगों ने जो पढ़ाया है बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा गया था और सारे बच्चे ने बहुत अच्छे से स्कोर किया है, बहुत अच्छे से स्कोर किया, बहुत अच्छे से एग्जाम को दिया है। अगर उनका एग्जाम अच्छा गया है तो ऑफकोर्स उनके स्कोर भी बहुत अच्छे होंगे, है ना। कुछ कुछ बच्चे तो हमें ये कॉल करके करना चाह रहे हैं कि सर आप लोगों ने जो पढ़ाया, आपने सर जो पढ़ाया बिल्कुल वैसा ही एग्जाम पूछा गया, बिल्कुल जो आप क्लास में डिस्कस करते थे वैसा ही एग्जाम आया। हमारा 70 में आउट ऑफ 70 भी रिजल्ट आ सकता है, वो उनकी संभावना हो सकता है 1-2 नंबर कट जाए। तो मैं उसी क्वेश्चन को आज उसके ऑब्जेक्टिव टाइप और सब्जेक्टिव टाइप का जो क्वेश्चन है मैं उसको डिस्कस करूंगा। जितना कोशिश करूंगा कि कम से कम समय में डिस्कस सकें। आप सभी एग्जाम पहले लिख लें, फिर आप उसको अच्छे से मिला लेना, ठीक है। इसके बाद फिर जो है कोशिश करेंगे हम कि वो आपका जो डिस्कशन हो उसमें 99% मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूं, 1% की कोई गारंटी नहीं है। तो मैं सबसे पहले सब्जेक्टिव टाइप, फिर ऑब्जेक्टिव, पहले ऑब्जेक्टिव और फिर सब्जेक्टिव वगैरह डिस्कस करेंगे। चलिए, धन्यवाद, मैं डिस्कस करता हूं। तो चलिए बच्चों, मैं स्टार्ट करता हूं आज का एक्सप्लेनेशन, जो कि आपका केमिस्ट्री का क्वेश्चन है जो कल पूछा गया था। तो आप देख सकते हैं कि आपके सामने क्वेश्चन है केमिस्ट्री का, जिसमें कि टोटल आपको क्वेश्चन 96 है, 70 आपका ऑब्जेक्टिव है, आपका ऑब्जेक्टिव 70 है और 20 आपका 2 नंबर वाला है और 6 जो है ये आपके 5 नंबर वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं आगे बढ़ता हूं, मैं ऑब्जेक्टिव टाइप पे पहले आता हूं। ऑब्जेक्टिव टाइप में अगर बात किया जाए तो आपका 70 ऑब्जेक्टिव है, जिसमें कि आपको 35 ही बनाना है। तो मैं चलिए डिस्कस करता हूं एक एक करके। तो सबसे पहले कह रहा है कि बेरवादार ठोस का उदाहरण है। इंग्लिश में अगर बात किया जाए तो एन एग्जाम्पल ऑफ एमोर्फस सॉलिड, हीरा है या ग्रेफाइट है या नमक है और रबड़ है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रबड़, ठीक है। इसका आंसर आपका रबड़ हो जाएगा, इसका आंसर आपका रबड़ हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर आपका रबड़ हो जाएगा। चलिए मैं दूसरे क्वेश्चन पे जाता हूं। फिर दूसरे क्वेश्चन की अगर बात की जाए दूसरे क्वेश्चन का अगर बात किया जाए तो कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन C2H5Br, जिसमें कि हम लोग डाल रहे हैं KOH अल्कोहलिक। आपको पता है KOH अल्कोहलिक जो है ये इलिमिनेशन रिएक्शन को देता है, जिसको कि हम लोग विलोपन अभिक्रिया करते हैं, ठीक है। तो जब इसमें ये डालेंगे तो आपका इथीन बन जाएगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका A, ठीक है। तो फिर अगला क्वेश्चन पे मैं जाता हूं। अगला क्वेश्चन कह रहा है फोटोग्राफिक फिल्म प्लेट में किसका आवश्यक घटक होता है। तो इसका आवश्यक घटक हो जाता है सिल्वर ब्रोमाइड, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, ठीक है। चलिए मैं अगले क्वेश्चन पे जाता हूं। अगला क्वेश्चन जो है फिर आपका है कि किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है। तो शून्य कोटि, प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि और तृतीय कोटि। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा आपका ये शून्य कोटि, ठीक है। चलिए मैं अगले क्वेश्चन, इसका इंग्लिश आप देख सकते हैं। द यूनिट ऑफ रेट एंड रेट कांस्टेंट इज सेम फॉर द रिएक्शन ऑफ व्हिच ऑर्डर। तो इसका हो जाएगा 0, ठीक है। फिर मैं अगले क्वेश्चन पे जाता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात किया जाए तो कहता है निम्नलिखित में से किसमें एल्डोल संघनन अभिक्रिया होता है। तो एल्डोल संघनन अभिक्रिया के लिए आपको बताया गया होगा तो उसके लिए अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। तो अल्फा हाइड्रोजन ना इसमें है, इसको फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं। इसको इथॉक्सी एल्डोल कंडेंसेशन वही देखता है जिसमें एल्डिहाइड और कीटोन होना चाहिए। तो ये दे सकता है लेकिन इसमें अल्फा हाइड्रोजन है नहीं, ये नहीं देगा क्योंकि ये ईथर है। इसकी बात की जाए तो ये एल्डिहाइड है लेकिन इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अगर इसकी बात की जाए तो ये एल्डिहाइड है और इसमें अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये देगा आपका, ठीक है। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा डी। फिर मैं अगले क्वेश्चन पे अगर मूव करूं, क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है क्लोरीन अमोनिया की अधिकता से अभिक्रिया करके बनाता है ना। अमोनिया की अधिकता अभिक्रिया करके बनाता है, जिसका आंसर हो जाएगा सी। N2 नाइट्रोजन गैस और अमोनियम क्लोराइड, इसका हो जाएगा सी आपका, ठीक है। अगले क्वेश्चन की अगर बात किया जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है ताप प्रभाव द्वारा प्रभावित नहीं होता है ना, विच इज नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी और फॉर्मेलिटी। तो आपका अफेक्टेड, नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, जिसमें भी वॉल्यूम होता है, ये सभी कंसंट्रेशन के मापने के यूनिट है, जिसमें भी वॉल्यूम होता है वो टेम्परेचर उस पे उसको इफेक्ट करता है, और जिसमें मास होता है उसको टेम्परेचर इफेक्ट नहीं करता है। यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी, मोलैलिटी। अगला कहता है अभिकारक अणुओं को उत्पाद में परिवर्तन, अभिकारक अणुओं को उत्पाद में परिवर्तन होने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा, मतलब कि अभिकारक जो है वो आपको बदलना है उसको प्रोडक्ट में, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदलने के लिए जो न्यूनतम ऊर्जा चाहिए उसको कहते हैं हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी, संक्रियन ऊर्जा हिंदी में, इंग्लिश में एक्टिवेशन एनर्जी। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। फिर अगले क्वेश्चन पे अगर मैं जाऊं तो कहता है भौतिक अधिशोषण में लगभग उष्मा ऊर्जित होती है, कितना उष्मा ऊर्जित होती है, किलो जूल पर मोल में बताने का रहा है। तो इसमें जो उष्मा ऊर्जित होती है ये 60 से 80 किलो जूल पर मोल तक उष्मा ऊर्जित होती है। तो 9 का आंसर हो जाएगा आपका सी। अगले क्वेश्चन पे अगर मैं जाऊं तो अगला क्वेश्चन है आपका 10 नंबर की अगर बात की जाए तो कहता है SN2 क्रियाविधि में निर्माण होता है। आपको पता है SN2 जो क्रियाविधि होता है ये एक स्टेप में होता है। तो इसमें जो निर्माण होता है ये कार्बोकेटायन धनायन का, मुक्त मूलक का, कार्बोएनायन का या संक्रमण अवस्था का। इसका आंसर हो जाएगा बी, संक्रमण अवस्था का, है ना। फिर अगले क्वेश्चन का अगर बात किया जाए, क्वेश्चन नंबर 11, इसका इंग्लिश भी आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का बात किया है निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक जल में विलय है। आपको पता है जल जो है वो पोलर यौगिक है ना, और पोलर किसमें घुलेगा भाई, पोलर में। तो पोलर कौन है आपका, डी है ना, ये आपका अल्कोहल है, इसमें आपका भूल जाएगा, जिसका आंसर हो जाएगा 11 का डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन का अगर बात किया जाए तो कहता है कार्बोनाइल समूह, इसको कार्बोनाइल समूह कहते हैं, के कार्बन पर कौन सा प्रसंकरण है, मतलब उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है। कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन पूछ रहा है, तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए हम लोग टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस 2 पे देखते हैं। तो इसमें अगर देखा जाए तो टोटल सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितनी है, 3, और कोई लोन पेयर नहीं है, यानी कि इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर अगर मूव करते हैं, तो कहता है फॉर्मल्डिहाइड को NaOH के विलयन के साथ गर्म करने पर प्राप्त होता है। तो ये आपका कैनिजारो रिएक्शन है, ठीक है। अब कैनिजारो रिएक्शन जो है इसमें एक का आपका फॉर्मल्डिहाइड का एक का हो जाएगा ऑक्सीडेशन और एक का हो जाएगा रिडक्शन, ठीक है। तो एक बनेगा आपका मिथाइल अल्कोहल और एक बनेगा आपका मिथाइल फॉर्मेट, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा 13 का, दैट मीन्स मिथाइल अल्कोहल। अगले क्वेश्चन पे अगर मैं मूव करूं तो अगला क्वेश्चन आपका 14 नंबर की मैं बात करूं तो कहता है अभिक्रिया, ये अभिक्रिया दिया हुआ जिस डाइजोनियम सॉल्ट इसको कहते हैं, इसको हम लोग H2O के साथ H2OH+ के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, यानी कि इसको गर्म कर रहे हैं जल के साथ। तो इसका आपका फिनॉल बनेगा, इसमें जो आपका बनेगा वो बनेगा कौन भाई, फिनॉल, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे अगर मूव किया जाए, क्वेश्चन नंबर 15, तो कहता है रासायनिक अधिशोषण में, है ना, कितनी परतें होती हैं। तो इसमें एक परत होता है रासायनिक अधिशोषण में। हाउ मेनी लेयर्स आर इन्वॉल्व इन केमिकल एब्जॉर्प्शन, 2 प्रकार के होते हैं, एक फिजिकल एक केमिकल। तो इसमें आपका एक परतें होती है, इसका आंसर हो जाएगा 15 का आपका ए। अगले क्वेश्चन की अगर मूव किया जाए तो आपका कहता है अगला क्वेश्चन में कह रहा है आपको कि बेकेलाइट, है ना,
फिनॉल से किसके साथ अभिक्रिया द्वारा प्राप्त होता है? तो जब हम फिनॉल को अभिक्रिया कराते हैं फॉर्मल्डिहाइड यानी कि सी फॉर्मल्डिहाइड से अभिक्रिया कराते हैं, तब जाके आपका बेकेलाइट प्राप्त होता है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। अगले क्वेश्चन नेक्स्ट 17 की ओर अगर मूव किया जाए तो 17 में कहता है उप सहसंयोजक यौगिक K4 है ना NiCN का होल 4 में निकेल की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है? अगर आपको ऑक्सीकरण अवस्था निकालने आता है तो हम मान लेंगे 4 पोटासियम है, तो 4 पोटासियम का हो जाएगा आपका +4, 4 पोटासियम का हो जाएगा +4 और इसका मान लेंगे हम किसका निकेल का मान लेंगे +X और 4 को CN का हो जाएगा -4, ठीक है -4 और बराबर आप कर सकते हैं बराबर 0, ठीक है। तो ये +4 और ये -4 आपका कैंसिल हो जाएगा और X का मान हो जाएगा 0, यानी कि निकेल की ऑक्सीकरण अवस्था यहां हो जाएगी A, इसका आंसर A सही होगा, ठीक है 0। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव किया जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कौन अत्यधिक क्षारीय है? अत्यधिक क्षारीय कौन है ना, विच इज मोस्ट बेसिक। तो आप अगर देखेंगे तो ये एनिलीन है, एनिलीन में नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो रिंग के साथ इन्वॉल्व हो जाएगा, इसीलिए वो उतने अच्छे आपसे लोन पेयर दे नहीं पाएगा। यहाँ 2 गो फिनाइल है तो और ज्यादा इन्वॉल्व हो जाएगा। यहाँ CH3 है जो कि आपको पता है प्लस आई इफेक्ट करता है, जो कि सपोर्ट करता है लोन पेयर, अपना लोन पेयर को देने में नाइट्रोजन को करेगा, लेकिन इससे ज्यादा यहाँ 2 गो CH3 है, दोनों तरफ से प्लस आई इफेक्ट होगा, इस कारण से इसका सही आंसर हो जाएगा डी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर मूव किया जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 19 मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का समान सूत्र क्या है? तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का समान सूत्र होता है ना ROH और ROH, R मतलब हो गया अल्काइल और अल्काइल का होता है CnH2n+1 OH, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा 19 का आपका A। अगले क्वेश्चन की ओर अगर मैं मूव करूं है ना, तो अगले क्वेश्चन में आपका 20 निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? दूध किसका उदाहरण है? तो दूध का रहा है किसका उदाहरण है? इमल्सन का है, सस्पेंशन का है, सॉल्ट का है या नॉन ऑफ दीज का है? तो मिल्क इज एन एग्जांपल ऑफ इमल्सन, यानी कि इसका या पोएस है ना, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर मैं मूव करूं तो क्वेश्चन नंबर आपका है 21, कहता है गेलेना किसके अयस्क है? गेलेना इज एन और ऑफ, तो आपको बताए थे हम कि ये जो है अयस्क है ये Pb है ना, लीड का अयस्क है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर मूव किया जाए क्वेश्चन नंबर 20, तो ये जो है दिस वन, ये जो बनाया गया है ये आपका ग्लूकोज, ठीक है, दिस वन इज ग्लूकोज। और ग्लूकोज को जब हम HI के साथ हीट करते हैं तो इसका रिडक्शन हो जाएगा और उत्पाद जो बनेगा ये बनेगा आपका नॉर्मल हेक्सेन, तो इसका सही आंसर है आपका बी नॉर्मल हेक्सेन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर मूव किया जाए तथा निम्नलिखित में से पी पाई डी पाई बंधन है किसमें है? तो आपको पता है ग्रुप पीरियड 2 सेकेंड पीरियड के जो एलिमेंट्स होते हैं वो आपका पी पाई ही बॉन्ड बनाता है, डी पाई बॉन्ड नहीं बनाता है। तो अगर आप इसमें देखेंगे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही सेकेंड पीरियड के, तो ये नहीं होगा। इसमें भी देखेंगे कार्बन और ऑक्सीजन दोनों ही सेकेंड पीरियड के, तो ये भी नहीं होगा। इसमें बोरोन और ऑक्सीजन दोनों ही सेकेंड पीरियड के, तो इसमें भी नहीं होगा। इसमें आपके सल्फर और ऑक्सीजन है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर सही हो जाएगा 23 का डी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की अगर मैं मूव करूं क्वेश्चन नंबर 24, तो कहता है वर्ग 16 के तत्व को क्या कहते हैं, है ना। वर्ग 16 के तत्व को द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 आर नोन एज क्या कहते हैं? हेलोजन। आपको पता है हेलोजन ग्रुप 17 को कहते हैं, है ना। कैल्कोजन, बिल्कुल ये सही आंसर है, कैल्कोजन इसका हो जाएगा। संक्रमण तत्व दैट मींस डी ब्लॉक एलिमेंट, और उत्कृष्ट गैस नोबेल गैस जिसको इंग्लिश में कहते हैं, दिस वन इज ग्रुप 18, तो इसका सही आंसर है आपका बी कैल्कोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर मूव किया जाए क्वेश्चन नंबर 25, तो देखेंगे प्रथम संकरण श्रेणी में ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाला उच्चतम ऑक्सीकरण, सबसे ज्यादा ऑक्सीकरण अवस्था को कौन प्रदर्शित करता है? तो इसमें आपको बताया गया है हमारे द्वारा कि इसमें सबसे ज्यादा जो प्रदर्शित करता है वो मैग्नीज, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी, ठीक है, Mn। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 26, तो अगर क्वेश्चन नंबर 26 को देखा जाए तो कहता है निम्नलिखित में से किस तत्व में 4F ऊर्जा स्तर क्रमिक रूप से भरा जाता है? मतलब 4F एनर्जी लेवल किसमें भरते हैं? तो लेंथेनाइट्स, है ना, लेंथेनाइट्स में 4F भरते हैं। कहता है एक्टिनाइट्स, एक्टिनाइट्स में 5F भरा जाता है।
ट्रांजिशन एलिमेंटल्स मतलब कि इसमें डी ट्रांजिशन कहते हैं, यानी कि इसमें डी भरा जाएगा। और क्वाइनेज मेटल मतलब मुद्रा धातु, दैट मीन्स मुद्रा धातु, दैट मीन्स इसका सही जो आंसर है ये आपका 4F लेंथेनॉइड, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए। अगर 26 हो गया, 27 की ओर अगर मूव किया जाए तो 27 में कहता है कि K3Cr C2O4 का होल 3 में Cr की उप संख्या यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर में होता है, आपको पता है, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड आपको देखना है। अब ये देखना है कि C2O4 जो है किस प्रकार का लिगांड है, तो ये बायडेंटेड लिगांड है, 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। अब ये 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, ये है कितना, तो 3 है, यानी कि 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। और अगर ये 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा आपका 6, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं मूव करता हूं। क्वेश्चन नंबर आपका है 28 में अगर बात किया जाए तो कहता है किस सेल अभिक्रिया में साम्यावस्था पर सेल का विद्युत वाहक बल ईएमएफ होता है ना, तो साम्यावस्था सेल का विद्युत वाहक बल होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा इसका आपका 0 0। ठीक है, अगले क्वेश्चन की मैं अगर बात करूं तो आपका कह रहा है कैल्शियम फॉर्मेट के शुष्क आसवन पर प्राप्त होता है। कैल्शियम फॉर्मेट का हमको शुष्क आसवन करना है। ठीक है, तो जब कैल्शियम फॉर्मेट का आप शुष्क आसवन करेंगे तो यहां से जो आपको प्राप्त होगा ये प्राप्त होगा ए, इसको हम लोग कहते हैं फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, चलिए मैं अगले क्वेश्चन की ओर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 29 हो गया। 30 की में बात किया जाए तो क्वेश्चन नंबर 30 पे अगर देखा जाए तो कहता है ABC तत्वों का मानक अपचयन विभव मान क्रमशः इतना इतना और इतना, उनकी अपचयन शक्ति क्रम है, मतलब आपको पूछ रहा है रिड्यूसिंग पावर। रिड्यूसिंग पावर में क्या देखते हैं, जिसका वैल्यू वोल्टेज में जो वैल्यू दिया हुआ, विभव का जो दिया हुआ, जितना निगेटिव उतना अच्छा रिड्यूसिंग पावर, मतलब दूसरे को रिड्यूस करेगा और खुद को ऑक्सीडाइज करेगा। खुद को ऑक्सीडाइज करेगा मतलब इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। दैट मीन्स सबसे ज्यादा जो है निगेटिव मान इसका है ना, बी का, तो सबसे ज्यादा इसमें हो जाएगा बी, फिर सी और फिर ए, यानी कि सही जो आंसर है ये आपका 30 का डी आपका करेक्ट है। अगला बात किया जाए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, तो अगर 31 को हम देखते हैं, कहता है एंजाइम क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, प्रोटीन है, इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी 31 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, तो कहता है सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किया जाता है किसके द्वारा, है ना, फिर उत्प्लावन विधि द्वारा, विद्युत विक्षेपण विधि द्वारा, भर्जन द्वारा, और इनमें से कोई नहीं। तो देखो अयस्क का जो सांद्रण करते हैं हम लोग, तो हम लोग कहते हैं इसका सल्फाइड अयस्क का फेन उत्प्लावन विधि द्वारा, दैट मींस इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए 32 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं मूव कर रहा हूं, कहता है ना टेंडल प्रभाव पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, तो टेंडल प्रभाव जो है ये आपका किसमें पाया जाता है, विलयन में, अवक्षेप में, सॉल में और वाष्प में। इंग्लिश में बात करूं सॉल्यूशन, प्रेसिपिटेट, सॉल और वेपर। तो टेंडल प्रभाव जो होता है ये आपका पाया जाता है सॉल में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी सॉल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखा जाए तो अल्काइल लाइड एवं सोडियम धातु के बीच अभिक्रिया कहलाती है, कौन सा इसको अभिक्रिया कहते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं ऊर्ज अभिक्रिया। दैट मींस इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ए ऊर्ज अभिक्रिया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर मैं मूव करता हूं, है ना। अगला क्वेश्चन आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है ये है आपका 35 में, कह रहा है CrH2O का होल 4 Cl2 और इसमें प्लस चार्ज है। संकुल में कह रहा है कि क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या है, कितनी है इसकी ऑक्सीकरण संख्या, तो आप है ना हम लोग मान लेंगे इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या मान लेंगे भाई, Cr, ये गलत यहाँ किया हुआ है, Cr को मान लेंगे X, Cr को X मान लेंगे, और H2O आपको पता है ये न्यूट्रल लिगांड है, H2O जो है वो कितना लिगांड है, न्यूट्रल, तो हो जाएगा प्लस 4 × 0 मतलब 0। ठीक है, और एक क्लोरीन पे होता है आपका -1, तो 2 क्लोरीन पे हो जाएगा आपका कितना -2। ठीक है, और ओवरऑल बराबर है आपका चार्ज कितना इस पे +1, तो बराबर कर देंगे +1। ठीक है, अब अगर कर देंगे तो ये -2 इधर आके हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा टोटल x का जो वैल्यू निकलेगा यहाँ निकलेगा +3। दैट मीन्स इसका सही आंसर है आपका बी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं तो कहता है अभिक्रिया, ये कोई अभिक्रिया दिया हुआ है जिसमें कि 2 मॉलिक्यूल ऑफ एराइल लाइड है, उसको सोडियम 2 एटम ऑफ सोडियम ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करा रहे हैं, तो प्रोडक्ट बन रहा है आपका बाइफिनाइल और कुछ बगल में 2NaX कहता है इसको कौन सा कहते हैं, तो अगर यहाँ अल्काइल होगा तो है ना, केवल अल्काइल हो तो उसको कहते हैं हम लोग ऊर्ज,
है ना, अल्काइल और एराइल दोनों हो तो उसको हम लोग कहते हैं ऊर्ज फिटिंग, और चूंकि यहाँ केवल एराइल है इसलिए इसको कहेंगे फिटिंग। दैट मींस इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए 36 का। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर देखा जाए तो कहता है फिनॉल को, है ना, सैलिसाइलिक एसिड में निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया के द्वारा परिवर्तित किया जाता है, किस अभिक्रिया के द्वारा इसको परिवर्तित करते हैं। तो फिनॉल से आपको बनाना है सैलिसाइल एल्डिहाइड। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग बात करते हैं, बहुत फेमस अभिक्रिया है जिसका नाम है रीमर टीमर अभिक्रिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं मूव करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है आपका प्राथमिक एमीन की पहचान किसके द्वारा की जाती है। तो प्राथमिक एमीन का जो पहचान किया जाता है वो इसके द्वारा किया जाता है, इसको हम लोग कार्बाइल एमीन रिएक्शन कहते हैं, कार्बाइल एमीन रिएक्शन, है ना। उसमें रिएजेंट यही लिया था CH Cl3 और QH। तो इसका सही आंसर है आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर 39 की ओर मूव किया जाए तो 39 में कहता है एस्कॉर्बिक अम्ल है ना। कौन है एस्कॉर्बिक अम्ल, तो कहता है विटामिन है, एंजाइम है, प्रोटीन है और एमिनो एसिड है। तो एस्कॉर्बिक अम्ल जो है, इसको एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी को हम लोग, है ना, केमिकल नेम है इसका एस्कॉर्बिक अम्ल, इसीलिए एक प्रकार का क्या है, तो ये एक प्रकार का विटामिन। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए 39 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव किया जाए तो कहता है वह पदार्थ जो ताप को कम करता है, दैट मींस ए सब्सटेंस व्हिच लोअर द बॉडी टेम्परेचर इज नोन एज, तो इसको ज्वरनाशी कहते हैं या इंग्लिश में इसको एंटीपायरेटिक। दैट मींस 40 का आंसर हो गया आपका ए, सही आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर मूव किया जाए 41। तो 41 को अगर हम देखेंगे तो कहता है रवा में जब इलेक्ट्रॉन, है ना, रिनायन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है तब कौन सा दोष होता है। तो इसमें बहुत सारे बच्चे एफ सेंटर को माने हैं, लेकिन इसमें एफ सेंटर नहीं होगा, इसमें मेटल, है ना, मेटल एक्सेस डिफिशियंसी इसको कहेंगे। ठीक है, इसका सही आंसर जो है ये आपका हो जाएगा, है ना, इनमें से कोई नहीं, यानी कि डी 41 का। ठीक है, हाँ, उस सेंटर को हम लोग एफ सेंटर कहते हैं क्योंकि उससे कलर, एफ मतलब हो गया फॉरबिडन सेंटर, उससे कलर होता है। तो है ना 41 का इनमें से सही, इनमें से कोई नहीं, यानी कि डी आंसर होगा। अगला मैं अगर 42 की ओर मूव करूं तो 42 में आपका है, कहता है CaNO3 का होल 2 में वेंट ऑफ गुणांक है। तो आपको पता है इसको आप पानी में डाल दो, जितने आयन होंगे वही उसका वेंट ऑफ गुणांक होगा। तो इसको अगर डालोगे तो NO3 2 गो NO3 होगा ना, 2 NO3 और एगो Ca पे 2+। अगर टोटल देखा जाए इसका वेंट ऑफ गुणांक हो जाएगा C, 42 का हो जाएगा 3 वेंट ऑफ गुणांक, यानी कि सही आंसर इसका है C। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर मूव करते हैं तो कहता है मानव शरीर, है ना, मानव शरीर नहीं उत्पन्न करता है, क्या उत्पन्न नहीं करता है, एंजाइम को, डीएनए को, विटामिन को या हार्मोन्स को। तो एंजाइम भी मानव शरीर उत्पन्न करता है, जो कि हमको भोजन, एंजाइम का काम होता है भोजन को पचाने में। डीएनए ये भी मानव शरीर, हार्मोन्स भी मानव शरीर, तो ये विटामिन हमारा शरीर उत्पन्न नहीं करता, यानी कि 43 का सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर मूव किया जाए 44, तो 44 में कहता है ये जो है, ये कोई इक्वेशन दिया हुआ है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चीज है, ये किस प्रकार का, है ना, ये सेल है। तो इसका सही आंसर है डेनियल सेल, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बी, डेनियल सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं मूव करता हूं 42। तो ये आपका है, इसका नाम है CH3CN, यानी कि इसको मिथाइल साइनाइड या इथेन नाइट्राइल कह सकते हैं। इसका हम लोग रिडक्शन कर रहे हैं। अब रिडक्शन किसी के द्वारा भी किया जा सकता है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट होता है, इसका रिडक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, मीथेन एसिटिक एसिड इसका नाम है, इसका नाम हो गया इथाइल एमीन, और ये हो गया आपका प्रोपेनोइक एसिड। क्या बनेगा, तो इसका बनेगा आपका सी, इसको इथाइल एमीन यहां बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर मैं मूव करूं 46, तो कहता है सबसे प्रबल अम्ल कौन है। तो ये सब क्लोरीन के ऑक्साइड है, ऑक्सी अम्ल ऑक्साइड है। ठीक है, अब कहता है इसमें जिसका ऑक्सीडेशन नंबर सबसे ज्यादा होगा, इस प्रकार में देखते हैं, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर सबसे ज्यादा होगा वही प्रबल अम्ल होगा। तो HClO4 में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे तो निकलेगा +7। दैट मींस सबसे प्रबल अम्ल हो जाएगा आपका 46 का हो जाएगा ए, दैट मींस HClO4, इसको कहते हैं परक्लोरिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर मूव किया जाए तो क्वेश्चन नंबर 47 को अगर हम देखते हैं तो ये जो क्वेश्चन है, ये एक्चुअली में ये क्वेश्चन आपका रॉन्ग है, ये क्वेश्चन आपका रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ आपको मोलैरिटी निकालनी है, और मोलैरिटी के लिए आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, और यहाँ मास से रिलेटेड बात है और डेंसिटी टर्म दिया हुआ नहीं है, तो हम मोलैरिटी को नहीं निकाल सकते। ठीक है, ये थोड़ा गलत किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 48। तो 48 में अगर देखेंगे तो ये क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म को O2 से रिएक्शन कराते हैं, किसके उपस्थिति, सनलाइट की उपस्थिति में, तो क्या और HCl बनता है, ये और ये दिया हुआ है। तो आपको पता है यहाँ बनता है फॉस्जीन गैस,
है ना, फॉस्फीन गैस बनता है जो कि बहुत जहरीला होता है और इसका फॉर्मूला होता है COCl2। दैट मीन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं 49 की ओर मूव करूं तो 49 में कहता है कि यूपेक, है ना, प्रणाली में एसीटोन, है ना, का नाम है। एसीटोन का क्या नाम है? यूपेक प्रणाली। तो एसीटोन क्या होता है आपको पता होगा, CH3 CH3 और फिर सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड यहां होता है O और फिर यहां सिंगल बॉन्ड होता है CH3। ये कॉमन नेम है ना, इसी को हम लोग कहते हैं एसीटोन। और इसका अगर यूपेक नेम बात किया जाए तो 3 कार्बन है, ये कीटोन फंक्शन ग्रुप है तो 3 कार्बन हो जाएगा इसका प्रोपेनोन। दैट मींस इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी। 49 का करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर मैं मूव करूं 50 क्वेश्चन, तो कहता है अनुचुंबकीय प्रदर्शित करने वाला पदार्थ है। कौन से पदार्थ हैं जो अनुचुंबकीय गुण को प्रदर्शित करते हैं? तो इसके लिए आपको, है ना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आनी चाहिए और इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन लिखोगे तो इसका सही आंसर आपको होगा बी O2। O2 जो है ये पैरामैग्नेटिक इन नेचर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं आऊं 51 पे, तो 51 को देखा जाए, कहता है मिथाइल एमीन को बनाया सकता है किस रिएक्शन के द्वारा? उर्ज रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन, हॉफमैन ब्रोमोमाइड या ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन भी कहते हैं, नन ऑफ दी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, है ना, यानी कि हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन के द्वारा। इसको स्टेप डाउन कन्वर्सन में भी हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर मैं बात किया जाए, कॉपर पायराइड का सूत्र है। कॉपर पायराइड का सूत्र, ये आपके कॉपर के जो है ये ओर्स हैं। कॉपर पायराइड का सूत्र हो जाएगा CuFeS2। दैट मींस इसका करेक्ट आंसर है आपका क्या? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं अगर मूव करूं तो क्वेश्चन नंबर आपका है क्या, है ना, 0.01 m ग्लूकोज के विलयन की तुलना में, है ना, 0.01 m MgCl2 विलयन के हिमांक में अवनवन है ना, कितना समान है? लगभग 2 गुना, लगभग 3 गुना, लगभग 6 गुना। तो देखिए आपको पता है ये जो हम लोग बात करते हैं हिमांक में अवनवन, ये सभी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। ठीक है, अनुसंख्यक गुणधर्म, और अनुसंख्यक गुणधर्म जो है वो अणुओं की संख्या पे निर्भर करता है। तो जब आप इसको तोड़ेंगे MgCl2 को तो यहां से आपको 3 कण मिलेगा। इसीलिए इसका जो अनुसंख्यक गुणधर्म हो जाएगा ना, इसके तुलना में अगर बात किया जाए ग्लूकोज की तुलना में, क्योंकि इसको पानी में डालेंगे तो टूटेगा नहीं, तो लगभग आपका 3 गुना हो जाएगा, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं 54। क्वेश्चन नंबर 54 में अगर बात किया जाए ज्यूटेर आयन बनाने में कौन समर्थ है? तो ज्यूटेर आयन जो है आपका यही बना सकता है ना, यानी कि डी, इसी से ज्यूटेर आयन बनेगा। ज्यूटेर आयन एक प्रकार का एमिनो एसिड बनाता है, एमिनो एसिड, तो इसी में एमिनो और कार्बोक्सिलिक ग्रुप दोनों है, इसीलिए ये डी बनाएगा। ठीक है, चलिए अगला बात किया जाए प्रगलन, है ना, अगला बात किया जाए प्रगलन विधि में धातु के ऑक्साइड के अपचयन में प्रयुक्त होता है, मतलब रिडक्शन में मेटल के ऑक्साइड को रिडक्शन करने में किसका प्रयोग करते हैं? प्रगलन विधि में, है ना, स्मेल्टिंग में बोल रहा है, प्रोसेस ऑफ स्मेल्टिंग, तो इसमें कार्बन का प्रयोग करते हैं। दैट मींस इसका सही आंसर है आपका बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं मूव करता हूं। कहता है शून्य कोटि अभिक्रिया, है ना, ए बी, ये दिया हुआ है कि दर है, क्या है दर? तो इसका सही आंसर है दर, इसका जो हो जाएगा दर इक्वल टू हो जाएगा के ए पे पावर, है ना, कंसंट्रेशन ऑफ ए पे पावर 0, कंसंट्रेशन ऑफ बी पे पावर भी क्या 0, है ना। दैट मींस 56 का सही आंसर है आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर मैं मूव करूं, क्वेश्चन नंबर 57, तो आपका CH3CN, दैट मींस इसका कि हम लोग कह रहे हैं क्या, मिथाइल, है ना, इसका नाम है मिथाइल साइनाइड, या इसको इथेन नाइट्राइल भी कहेंगे, इसको कह रहा है हाइड्रोजन। देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर नहीं है, अगर यहाँ हीट दे देगा, ठीक है, तब आपका बन जाएगा एसिटिक एसिड। ठीक है, इसे बहुत अच्छे से क्लियर, या 2 मॉलिक्यूल ये दे देगा, है ना, हाइड्रोलाइसिस 2 बार करेंगे तो एसिटिक एसिड बनेगा। चूंकि वो उतने से स्पष्ट नहीं है, हीट भी नहीं है, तो इसका हमारे अनुसार से सही आंसर होना चाहिए इसका सी, और 90% ये राइट है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे अगर मैं जाऊं 58 नंबर क्वेश्चन, तो 58 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए तो कहता है निम्नलिखित में से, है ना, कौन सा बंधन सबसे प्रबल होता है? सबसे प्रबल बंधन कौन सबसे मजबूत है? तो आपको पता है बहुत सारे बच्चे इसमें ये बनाए, है ना, छोटे छोटे आइटम के बीच में बंधन है तो मजबूत होता है, लेकिन यहाँ लोन पेयर के रिपल्सन के कारण ये बहुत ज्यादा नहीं होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका Cl2, क्लोरीन और क्लोरीन के बीच का बंधन। दैट मींस आंसर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखा जाए विटामिन ए कहलाता है। विटामिन ए जो है इसका, ये विटामिन ए का जो आपका केमिकल नेम है ये रेटिनॉल है।
तो विटामिन ए कहलाता है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा आपका बी, रेटिनोल। ठीक है, नेक्स्ट 58 59 हो गया। अगर नेक्स्ट मैं बात करूं 60 क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 16, तो कहता है हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाया जाने वाला धातु। इसको मैं बार बार क्लास में हम लोग डिस्कस करते रहते हैं। जो हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है इसको नोबेल मेटल कहते हैं हम लोग। नोबेल गैस होता है, नोबेल मेटल होता है। तो ये आ जाएगा सोना, दैट मीन्स गोल्ड। दैट मीन्स आंसर 60 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है लोहा का जंग लगने से रोकने का सबसे अच्छा तरीका कौन है? तो सबसे अच्छा तरीका जो है कि आप इसको मेकिंग आयरन कैथोड बनाकर, दैट मीन 61 का सबसे सही इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर 62 पे जाए तो इथॉक्सी इथेन कौन है? इथॉक्सी इथेन। तो इथॉक्सी इथेन जो है ये आपका यूपेक नेम है। तो इथॉक्सी इथेन कौन हो जाएगा भाई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी है इथॉक्सी इथेन। ठीक है, 62। अगर मैं अगला क्वेश्चन बात करूं 63 की, तो कहता है 63 में ना निम्नलिखित में से किसमें मैग्नीशियम है? तो मैग्नीशियम जो है ये क्लोरोफिल में है ना, हेम्योसाइनिन में, कार्बोनिक एनहाइड्रेज में और विटामिन B12 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर आपका बात किया जाए 64, कहता है निम्नांकित अभिक्रिया का प्रमुख प्रतिफल कौन है? तो आपको पता है है ना, ये आपका नाइट्रोबेंजीन, इसको हम SnHCl के साथ ये रिडक्शन करेंगे तो आपका बन जाएगा एनिलीन। इसको NO2 को बदल जाएगा ये NH2 में, और इसका सही आंसर हो जाएगा बी। इसको हम लोग कहते हैं एनिलीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर 65 की ओर मूव किया जाए तो 65 में अगर देखेंगे तो कहता है निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम मीठा अभिकर्ता है ना, आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट कौन है? तो आपको क्लास में ये सब डिस्कस किया गया है ना, ये सब आपका केमिस्ट्री में एवरी लाइफ के अंतर्गत आता है। सेक्रीन ये भी है, एस्पार्टम ये भी है, सोडियम है ना, साइक्लोमेट ये भी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर मैं मूव बात करूं क्वेश्चन नंबर 68, तो कहता है निम्नलिखित में से प्राकृतिक बहुलक कौन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरल पॉलीमर? तो प्रोटीन इसका सही आंसर यही हो जाएगा, ये प्रोटीन नेचुरल पॉलीमर है। नेचुरल पॉलीमर मतलब जो प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। ये आपका आर्टिफिशियल, ये भी आर्टिफिशियल, तो इसका सही आंसर हो गया आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर जाऊं क्वेश्चन नंबर 67, तो 67 में एक को यूपेक नेम लिखा हुआ है ना। यूपेक नेम आपका क्या लिखा हुआ? ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है, हेक्साएमाइन प्लेटिनम 4, यानी कि यहाँ प्लेटिनम का ऑक्सीकरण अवस्था होनी चाहिए 4 और हेक्सामाइन 6 को एमीन होना चाहिए। तो देखिए सी तो आपका होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ आपका 2 ही को एमीन है। इसमें 6 है, इसमें 6 और इसमें 6। लेकिन आपका ये भी ध्यान रखना है कि प्लेटिनम का ऑक्सीकरण अवस्था कितना होना चाहिए? 4। तो इसके लिए है ना आपका NH3 जो है वो न्यूट्रल लिगांड है, इस पे कोई चार्ज होगा नहीं। तो जहां 4 को क्लोरीन है वही आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए, 67 का ए आप टिक करेंगे सही। ठीक है, तो ये हो गया 67। अगला मैं बात करूं 68 की। 68 में अगर देखा जाए निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है? उधर भी एक सवाल था है ना, तो उसमें आपका रबड़ था। एमोर्फस सॉलिड का कौन उदाहरण है? तो NaCl एमोर्फस सॉलिड है ना का उदाहरण ही क्रिस्टलाइन का है, ZnS भी क्रिस्टलाइन का, SiC भी क्रिस्टलाइन का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कांच को, या तो आप कर सकते हैं ग्लास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगर मैं बात करूं है ना 69 का, तो कहता है निम्नलिखित में से कौन अनुसंख्यक गुणधर्म है? अनुसंख्यक गुणधर्म आपको बताया गया कि नॉर्मली जो है 4 हैं। एक है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एक है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एक है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और एक है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसको कि हम लोग हिंदी में कहते हैं पराशरण दाब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, पराशरण दाब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगर 70 का बात किया जाए तो कहता है 1 मोल Al3 प्लस को Al में अपचयन करने के लिए कितने आवेश की आवश्यकता पड़ेगी? देखिए इस क्वेश्चन का भी एग्जैक्ट सही आंसर दिया हुआ नहीं है, लेकिन अगर अप्रॉक्स बात किया जाए तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। इसका एग्जैक्ट सही नहीं दिया हुआ है, अप्रॉक्स में ए आप मार सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए अपचयन करने के लिए आपको पता है, आपको है ना, हमको 3 मोल ये लगेगा, और 1 मोल बराबर होता है आपका है ना, 1 मोल बराबर होता है 1 फेराडे, और 1 फेराडे बराबर होता है आपका है ना 1 फेराडे बराबर आपका होता है 96500 कूलम। ठीक है, तो जब इसको 3 से गुना करोगे है ना, तो 3 से गुना करेंगे तो आपका 2.3
और साइंटिफिक नोटेशन में बदलेंगे तो आपका आंसर आएगा 2.895 इंटू 10⁵ कूलम, जो कि किसी में दिया हुआ नहीं है, लेकिन अगर अप्रॉक्स आप 3.0 को अगर कंसिडर किया जाए तो आप मार सकते हैं। तो ये सारा ऑब्जेक्टिव टाइप था जिसको कि हमने बताया, है ना। टाइम भी बहुत ज्यादा है ना, 32 मिनट है ना। मैंने सब कुछ डिटेल में आपको किया है, कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। हम 99% श्योर है कि हमारा आंसर जो मैं बताया हूं, है ना, वो बिल्कुल ही सही है। चलिए मैं फिर आप थोड़ा और मैं बात करूं सब्जेक्टिव टाइप का, है ना। इसमें ज्यादा समय नहीं, आपको मैं सारा डिस्कस नहीं करूंगा, जो इजीएस्ट है मैं उसको थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर देता हूं, ठीक है। चलिए तो बात किया जाए, इसमें आपको पता है ना, आपके जो है वो कितने, इसमें आपका जो दिया गया है वो आपका 20 है, लेकिन आपको जो इसमें एक्सप्लेन करना है वो केवल 10 को ही एक्सप्लेन करना है। तो जो सबसे आसान 10 है मैं उसकी बात कर देता हूं, जो सबसे आसान है। तो इसमें जो सबसे आसान जो 10 है मेरे अनुसार से ना, ये सबसे अगर बात किया जाए तो नोबल गैस हैव कंपैरेटिवली लार्ज एटॉमिक रेडियस, हुआ है क्यों होता है। तो इसका अगर बात किया जाए तो आपको पता है किसी भी पीरियड में हम जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो रेडियस घटता है ना। और जो एटम का रेडियस बात किया जाता है वो बात किया जाता है किसके लिए भाई, तो 3 तरह के रेडियस होते हैं एटम के। एक होता है, हम लोग बात करते हैं कोवेलेंट रेडियस, एक बात करते हैं मेटालिक, और एक बात करते हैं वैन डेर वाल रेडियस। चूंकि वैन डेर वाल जो फोर्स है वो बहुत ही वीक होता है, इसीलिए इसका रेडियस सबसे ज्यादा होता है ना। तो इसका सही जो है इसका इसलिए होता है क्योंकि इसका कारण है क्योंकि यहाँ वैन डेर वाल रेडियस होता है। तो 2 का आप एग्जैक्ट कारण दे सकते हैं, वैन डेर वाल रेडियस। अगले अगर बात किया जाए, अगला जो इसका क्वेश्चन आप आसानी से जो कर सकते हैं, कहता व्हाट हैपेंस व्हेन एन ब्यूटाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद अल्कोहलिक वेज। एन ब्यूटाइल क्लोराइड को हम लोग अल्कोहलिक वेज के साथ क्या करें भाई, ट्रीट कर रहे हैं, है ना, एन ब्यूटाइल क्लोराइड। तो नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड को जब अल्कोहलिक वेज, ये आपको पता है ये एलिमिनेशन रिएक्शन को देता है ना। तो लिख देंगे व्हेन नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद अल्कोहलिक वेज, है ना। तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा, ये प्रोडक्ट आपका बनेगा 2-मिथाइल प्रोपीन बनेगा, ये एलिमिनेशन रिएक्शन को देगा। फिर आपका इसका जो अगला क्वेश्चन जो है कहता है बॉन्ड एंगल जो है NH3 इज ग्रेटर PH3 में, क्यों NH3 से ज्यादा बॉन्ड एंगल PH3 में क्यों होता है। क्योंकि आपको पता है नाइट्रोजन के पास यहाँ लोन पेयर है और यहाँ फास्फोरस के पास एक लोन पेयर है, लेकिन यहाँ जो NH के बीच का जो बॉन्ड है ना, और इसमें रिपल्सन होगा ज्यादा। यहाँ रिपल्सन इस नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर है और NH के बीच का जो बॉन्ड पेयर है, इसमें रिपल्सन क्या होगा भाई, ज्यादा होगा। ज्यादा होने के कारण इसका बॉन्ड एंगल भी ज्यादा होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन का अगर बात किया जाए तो क्वेश्चन नंबर मैं डिस्कस करता हूं। क्वेश्चन नंबर आपका 7 कहता है लैक्टोज के जल अपघटन में कौन सा उत्पाद बनता है। तो ये आपका डाइसेकेराइड है, डाइसेकेराइड है ना। डाइसेकेराइड में 3 प्रकार के डाइसेकेराइड सिलेबस में, एक लैक्टोज है, एक आपका है ना सुक्रोज है, और एक आपका मेल्टोज है। तो जब हम लोग इसकी बात करते हैं, है ना, किसकी, अगर सुक्रोज का बात किया जाए तो वहां हमको जब जल अपघटन करते हैं तो वहां हमको एक मिलता है ग्लूकोज और एक मिलता है फ्रुक्टोज। अगर आपका लैक्टोज का बात किया जाए तो एक होता है आपका ग्लूकोज और एक होता है आपका ग्लैक्टोज। तो यहाँ है ना वही बोल रहा है एक्सेप्टेड प्रोडक्ट क्या होंगे, तो आप लिख सकते हैं ग्लूकोज और ग्लैक्टोज, है ना। लैक्टोज में लिख देना है ग्लैक्टोज। फिर आपका मेल्टोज में केवल होता है ग्लूकोज, ठीक है। अब पता है द्विक लवण किसे कहते हैं, ये आपको बताया गया। द्विक लवण जो है एक प्रकार के ऐसे लवण है ना, जो कि अपनी आइडेंटिटी को सॉलिड स्टेट में तो बरकरार रखते हैं, लेकिन सॉल्यूशन स्टेट में अपनी आइडेंटिटी को बरकरार नहीं रखते, ठीक है। तो ये बोल सकते हैं। कहता है हेलोजन परिवार के कौन, है ना, हेलोजन परिवार के कौन कौन सदस्य हैं। तो हेलोजन फैमिली मतलब ग्रुप 17 कहते हैं। इसमें सदस्य बात किया जाए तो फ्लोरीन, उसके नीचे है आपका क्लोरीन, उसके नीचे ब्रोमीन, उसके नीचे है आपका आयोडीन, और एक है ना रेडियो एक्टिव है एस्टेटाइन, है ना। तो आप यहाँ F लिख सकते हैं, है ना। फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया Cl, ब्रोमीन हो गया Br, ब्रोमीन आपका हो गया Br, आयोडीन आपका हो गया I, और एस्टेटाइन हो गया आपका AT एस्टेटाइन, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला बात किया जाए तो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपका न्यूमेरिकल है, ये बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है, कोई इसमें डिफिकल्टी नहीं है, आप आराम से बना सकते हैं। सॉल्यूशन से न्यूमेरिकल है। कहता है 4 ग्राम ऑफ कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा 4 ग्राम दिया हुआ और इसका मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है। ये डिजॉल्व इन वाटर, वाटर में डिजॉल्व कर रहे हैं, जिसका कि आपको सॉल्यूशन का जो मेड है, जो सॉल्यूशन बना है वो है आपका 200 सेंटीमीटर क्यूब। आपको पता है 1 ml
बराबर होता है आपका 1 सेंटीमीटर क्यूब। 1 ml बराबर क्या होता है भाई, 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो 200 सेंटीमीटर क्यूब बराबर क्या आ जाएगा, 200 ml। अब कहता है इसका निकालना मोलरिटी। मोलरिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालेंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने का जो फॉर्मूला है मोलरिटी निकालेंगे तो लिख देंगे m बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू होता है गिवन मास। तो गिवन मास आपका दिया हुआ है 4 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास आपके पास दिया हुआ है 40 डिवाइडेड बाय होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो है ना, मिलीलीटर में दिया हुआ तो लीटर में बदल लेंगे। तो 200 है ना, मिलीलीटर को लीटर में बदलोगे तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1/5। ठीक है, चलिए। और इसको जब कटाएंगे तो यहां आ जाएगा, इसको 10 बार में कटेगा तो हो जाएगा 1/10, और ये 5 और ये 10 2 बार में कट जाएगा, है ना, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका 1/2। या तो आप 1/2 को आप लिख सकते हैं 0.5 m, 0.5 m, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन अगर बात किया जाए तो कहता है ना, झाग उत्प्लावन विधि से किस प्रकार के अयस्कों को सांद्रित किया जाता है, उदाहरण दें। तो झाग उत्प्लावन विधि से जो हम किस प्रकार के अयस्क, तो सल्फाइड अयस्क को सांद्रण करते हैं झाग उत्प्लावन विधि। उदाहरण के लिए आप डाल सकते हैं ZnS, PbS, ये सभी डाल सकते हैं। 13 नंबर जो क्वेश्चन है कहता है फिनॉल अल्कोहल से ज्यादा अम्लीय होता है क्यों। फिनॉल अल्कोहल से ज्यादा अम्लीय क्यों होता है, इसको आपको समझाना है। तो फिनॉल में है ना, दिस वन इज फिनॉल में आपको पता है बेंजीन रिंग लेते हैं हम लोग, बेंजीन रिंग, यहाँ एक अल्टरनेट डबल बॉन्ड होता है और यहां डाल देते हैं OH, है ना। और अल्कोहल, अल्कोहल हो गया आपका क्या, ROH, ROH। तो कहता है फिनॉल इससे ज्यादा क्यों अम्लीय गुण रखता है। तो देखो यहां जो ये है, ये आपका ये आपका फिनॉल यहां -M ग्रुप की तरह व्यवहार करेगा, और यहाँ जो R है ये जो व्यवहार करेगा ये +M ग्रुप की तरह, और नहीं +I ग्रुप की तरह। और +I वाले समूह जो होते हैं वो अम्लीयता को है ना घटा देता है, और -M वाला जो होता है अम्लीयता को क्या करता है, बढ़ा देता है। इसीलिए है ना दे देंगे यहाँ फिनाइल, ये इसको फिनाइल कहते हैं। फिनाइल के -M प्रभाव के कारण इसके पास अम्लीय गुण क्या होता है भाई, ज्यादा होता है। या तो लिख सकते हैं अल्कोहल में R जो है इसके +I प्रभाव के कारण अल्कोहल का अम्लीय गुण क्या होता है, कम होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 14 ये न्यूमेरिकल है, उतना इसको आप नहीं भी करेंगे तो चलेगा। क्वेश्चन 15 है ना, में परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था क्यों दर्शाता है, इसकी बात किया जा रहा है ना। ये भी थोड़ा अगर ग्रुप D एलिमेंट का है, D और F का है, अगर इसमें भी आपको उतनी अच्छी से पकड़ नहीं है तो आप इसको भी नहीं करेंगे तो चलेगा। ये भी न्यूमेरिकल है, आप अगर बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं, ये थोड़ा हार्ड, मतलब जो न्यूमेरिकल में जिनका पकड़ नहीं है ना, वो थोड़ा दिक्कत है। ये भी संचालक बैटरी से क्या समझते हैं, इसको आप कर सकते हैं। उससे ज्यादा आसान है आपका 18 नंबर, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको लिखनी है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको वेनेडियम का लिखना है। तो वेनेडियम का जिसका की दिया है एटॉमिक नंबर कितना, 23, है ना। तो आप इसको आराम से लिख सकते हैं। इसको कैसे लिखना है भाई, तो इसको लिखने के लिए आप यहाँ आर्गन लिख दो। आर्गन जो ही लिख दिए तो आपका 3p6 तक लिखा गया। आर्गन लिख देने से आपका कितना तक लिखा गया, 3p6। 3p6 के बाद भरा जाता है 4s, तो आप लिख देंगे 4s, और s में हम कितना भर सकते हैं, 2, तो हो जाएगा 4s2। और 4s के बाद होता है 3d, है ना, 3d। और 3d में देखोगे तो यहाँ 18 2 20, तो बचा कितना, 3, तो 3 यहाँ भर देंगे, 20 3 23 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका किसका, वेनेडियम का। जिंक का अगर बात किया जाए तो जिंक का आपका होता है, जिंक का दिया हुआ है एटॉमिक नंबर आपके पास दिया हुआ है 30। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखने के लिए भी यहाँ लिख देंगे आर्गन लिख दिया। जैसे ही आर्गन मैंने अभी बताया कि जैसे ही आर्गन लिखेंगे आपका कहाँ तक लिखा गया, 18 तक, है ना, यानी कि 3p6। यहाँ भी 3p6 के बाद क्या आ जाएगा, 4s, और 4s में कितना हो जाएगा, 2, तो 18 और 2 कितना हो गया, 20। और उसके बाद आपको करना है क्या, 10 इलेक्ट्रॉन और बच गया, क्योंकि इसमें जिंक का 30 होता है, तो हो जाएगा 3d10, है ना। आप ये लिख देंगे, बहुत आसानी से आपको 2 नंबर मिल जाएगा। तो 9 क्वेश्चन आप अभी तक बना चुके हैं। 10वां क्वेश्चन अगर बात किया जाए
है ना। तो 10वां क्वेश्चन में आप इसको आराम से बना सकते हैं। कहता है मिथाइल एमीन एनिलीन से ज्यादा क्षारीय होता है, कारण बताएं। तो एनिलीन आपका क्या हो गया, तो बच्चों एनिलीन आपका ये हो गया कि आप बेंजीन रिंग पकड़ो, है ना। बेंजीन रिंग में हम क्या कर रहे हैं, बेंजीन रिंग से हम NH2 जोड़ दे रहे हैं। NH2 को क्या कर दे रहे हैं, जोड़ दे रहे हैं। NH2 को जोड़ देंगे तो आपका इसी को कहेंगे हम लोग एनिलीन। अब इसमें जो नाइट्रोजन के पास जो दो लोन पेयर है, नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है, ये यहाँ रिजोनेंस में भाग ले लेता है ना, फिनाइल के साथ। इसीलिए ये अपना लोन पेयर को उतने अच्छे से दे नहीं पाएगा। जबकि अगर मिथाइल एमीन का बात किया जाए तो मिथाइल एमीन हो गया आपका CH3 और आपका हो गया NH2। तो इसमें नाइट्रोजन जो है आराम से लोन पेयर दे सकता है। क्यों, क्योंकि इसमें इसका ये जो है CH3 अल्काइल समूह के प्लस आई प्रभाव के कारण ये अपने आराम से लोन पेयर को क्या कर सकता है, दे सकता है। इसीलिए मिथाइल एमीन ज्यादा क्षारीय हो जाएगा किसकी तुलना में, एनिलीन की तुलना में। तो ये आपका जो 2 नंबर वाला था, इस 10 को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल इजीली वे में, ठीक है। चलिए अब मैं 5 नंबर वाले पे जाता हूँ, थोड़ा इसको भी एक्सप्लेन करता हूँ, है ना। चलिए 5 नंबर वाले में ये जो है हमको 1 और 2 थोड़ा है ना, ये सब थोड़ा डिफिकल्टी है। इसके लिए 21-22 को आप छोड़िए, 23 पे आइए, जिसको कि आप आराम से बना सकते हैं। 23 में आपका क्या है, तो कहता है ना, शुष्क ईथर की उपस्थिति में मिथाइल ब्रोमाइड की अभिक्रिया, है ना, सोडियम से होती है तो क्या होता है जब। तो आपको लिखना है, आपको पता है ये उर्ज रिएक्शन है ना, तो लिखेंगे शुष्क ईथर की उपस्थिति में मिथाइल ब्रोमाइड की अभिक्रिया जब सोडियम से होता है तो इथेन बनता है। इथेन इसका एक्चुअली में है ये CH3Br, दिस वन इज मिथाइल ब्रोमाइड। और इसका फिर आपको वो लिख देना पड़ेगा क्या, केमिकल इक्वेशन। तो मिथाइल ब्रोमाइड आपका क्या हो गया, CH3Br, है ना। इसको अभिक्रिया करा रहे हैं किसके साथ, सोडियम के साथ, तो यहाँ Na लिख देंगे आप, किसकी उपस्थिति में, है ना, Na सोडियम हो गया किसकी उपस्थिति में, तो शुष्क ईथर, यहाँ आपको लिखना पड़ेगा शुष्क ईथर या ड्राई ईथर। तो इसका 2 मॉलिक्यूल लगेगा और बन जाएगा आपका क्या, CH3, है ना, और फिर CH3, यानी कि आपका बन जाएगा क्या, आपका बन के तैयार हो गया इथेन, ठीक है। चलिए अब कहता है, अब अगला क्वेश्चन है आपका, अम्ल की उपस्थिति में इथाइल एसीटेट का जल अपघटन किया जाता है। इथाइल एसीटेट क्या है, ये ऑर्गेनिक वाला चीज है। देखो इथाइल एसीटेट आपका ये हो गया, दिस वन इज इथाइल एसीटेट ना, ये स्तर है। तो इथाइल एसीटेट हो गया CH3, C डबल बॉन्ड O और फिर यहाँ O और फिर यहाँ C2H5, इसको हम लोग कहते हैं इथाइल एसीटेट, ठीक है, ये इथाइल एसीटेट। अब इसका कार्य क्या करना है, जल अपघटन, किसकी उपस्थिति में, अम्ल की उपस्थिति में। तो अम्ल की उपस्थिति में यानी कि आपको करना है, यहाँ देना है H2O, है ना, H2O और स्लैश देके लेना है आपको H+, क्या लेना है, H+, ठीक है। जब ये लेंगे तो इसका आपका जल अपघटन करेंगे तो आपको ईस्टर का जल अपघटन करते हैं जब हम लोग, तो अल्कोहल बनता है और बनता है आपका एसिड, यानी कि ये बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा आपका CH3COOH, यानी कि एसिटिक एसिड, है ना, और प्लस आपका बन जाएगा C2H5OH, यानी कि इथाइल अल्कोहल और एसिटिक एसिड। तो बिल्कुल आसान, इतना आप लिख सकते हैं, आराम से आपको 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब कहता है आपको कि निम्नलिखित यौगिक की संरचना बनाएं। देखिए, है ना, संरचना बनाने के लिए आपको पता है ब्यूटेनॉल, संरचना बनाने के लिए सबसे पहले जो हम लोग देखते हैं वो पकड़ते हैं आपका वर्ड रूट। वर्ड रूट में देखो यहाँ 4 कार्बन है, ब्यूट है तो यानी कि 4 कार्बन है, तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और 4 कार्बन आप जोड़ो, ठीक है। और कहता है ओल है मतलब अल्कोहल है, कहाँ पे, 2 पे, तो यहाँ पे जोड़ दो। आप कोई भी तरह से नंबरिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये हो गया। और कहता है प्रत्येक कार्बन को टेट्रावेलेंट बनाने के लिए सब जगह हाइड्रोजन जोड़ दो। तो देखो ये ऑलरेडी 1 बॉन्ड बना चुका है, तो यहाँ 3 को हाइड्रोजन जोड़ देंगे। अब ये जो है 3 बॉन्ड बना है, इसलिए यहाँ 1 हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। यहाँ आपका 2 बॉन्ड बना है, इसलिए 2 हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। और यहाँ आपका ये 1 बॉन्ड बना है, इसलिए 3 हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला बात करते हैं, NN डाइथाइल मिथेनामाइन, NN डाइथाइल मिथेनामाइन, यानी कि ये NN डाइथाइल मिथेनामाइन, नहीं NN डाइमिथाइल है मिथेनामाइन, ये 3 डिग्री एमीन है। इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको N लेना पड़ेगा और इसको यहां भी जोड़ दीजिए CH3,
यहां भी जोड़ दीजिए CH3 और यहां भी जोड़ दीजिए CH3। तीनों जगह आपको नाइट्रोजन से तीनों जगह CH3 जोड़ देना, इसी का नाम हो जाएगा NN डाइमिथाइल मिथेनामाइन। ठीक है, अब कहता है ये दोनों हो गया। फिर आपका अगला कह रहा है कि आपको बनाना है स्ट्रक्चर किसका, 2-एमिनो टोल्यूइन का। तो टोल्यूइन पहले बना लो। टोल्यूइन आपको किसको कहते हैं ये आपको पता है, बेंजीन रिंग लीजिए और बेंजीन रिंग में हमको क्या करना है, CH3 जोड़ देना है। क्या जोड़ देना है, CH3। तो ये हो गया आपका बेंजीन रिंग, है ना। यहाँ आप CH3 जोड़ दीजिए। तो अगर आप यहाँ जोड़ दिए CH3 तो दिस वन इज टोल्यूइन, ये हो गया आपका टोल्यूइन। अब कहता है 2-एमिनो टोल्यूइन, यानी कि 2 पे आप जोड़ दीजिए एमिनो, तो ये हो गया पहला, यहाँ हो गया दूसरा, यहाँ जोड़ दीजिए एमिनो मतलब NH2। तो बिल्कुल आसान है, एक एक नंबर का था, आप आराम से उठा सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए अगला मैं बात करूं 24 नंबर। तो कहता है HF, HCl, HBr एंड HI में सबसे प्रबल अपकारक कौन है। तो ये 2 नंबर का सवाल है, बोल रहा कौन है सबसे प्रबल। तो सबसे प्रबल अपकारक, अपकारक मतलब हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। तो सबसे प्रबल रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, तो सबसे प्रबल रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो HI है ना। सबसे प्रबल HI रिड्यूसिंग एजेंट है। उसके बाद हो जाएगा आपका HBr, फिर HCl और फिर HI, है ना। अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का बात किया जाए तो सबसे प्रबल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा HF, लेकिन रिड्यूसिंग एजेंट का बात किया जाए तो सबसे प्रबल रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा आपका क्या, प्रबल अपकारक HI। अब फिर ये 2 आपको अभिक्रिया दिया हुआ है, बहुत एफर्ट नहीं, 1.5 नंबर का है, बहुत आसान है। तो आपको देखिए ये हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन को, कोई भी हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीजन के साथ हम जब कंबशन करते हैं, जलाते हैं, तो 2 ही प्रोडक्ट बनता है। एक बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और एक आपका बनता है H2O। तो कार्बन डाइऑक्साइड और H2O बना दीजिए। अब आपको बैलेंस करना है तो बैलेंस कर सकते हैं। तो बैलेंस के लिए इधर कार्बन कितना है 2, इधर 1 है, तो इसको 2 से गुना कर दीजिए। ठीक है, अब हाइड्रोजन देखेंगे तो इधर हाइड्रोजन कितना है 4, इधर हाइड्रोजन कितना है 2, तो यहाँ भी 2 दे देंगे। अब अगर ऑक्सीजन का बात किया जाए तो यहाँ ऑक्सीजन हो गया 4 और 2 6, तो यहाँ आपको लगा देना पड़ेगा 3। अगर लगाओगे तो ठीक है, नहीं तो इतना भी लिख दोगे चलेगा। अब पता है एल्युमिनियम को हम अभिक्रिया करा रहे हैं O2 के साथ, हीट कर रहे हैं, तो क्या बन जाएगा, तो एल्युमिनियम को जब अभिक्रिया कराएंगे तो बन जाएगा आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड, है ना। तो Al2O3, ठीक है, यहाँ Al2O3 लिख देंगे, है ना। अगला बात किया जाए तो 24 बिल्कुल आसानी से यहाँ से आप नंबर उठा सकते थे। अगला बात किया जाए, लास्ट क्वेश्चन है आपका 25, है ना। इसको भी आप आसानी से, इसमें थोड़ा डिफिकल्ट है, इसको भी आसानी से आप बना सकते हैं। देखिए बहुत बच्चे पे निर्भर करता है कि किसको अच्छे से आता है, लेकिन हमको ये लग रहा है कि ये बहुत आसानी से ये सब किया जा सकता था, इसीलिए मैंने यही सबको चुना। नहीं तो और सबको एक्सप्लेन करने जाएंगे तो बहुत टाइम आपका लग जाएगा। ठीक है, चलिए मैं बात करता हूँ कृत्रिम मधुरक क्या है, व्हाट इज आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट। तो आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट मतलब एक होता है नेचुरल, एक होता है आर्टिफिशियल। तो आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट वो है जो कि आर्टिफिशियल रूप से मानव द्वारा निर्मित किया जाता है ना। और इसका मेरिट ये है कि इसकी कैलोरीफिक वैल्यू कम होती है ना, और इसीलिए इसको डायबिटीज के जो पेशेंट है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको पता है, इसके 2 एग्जाम्पल लिखिए। तो इसका 2 एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, एस्पार्टेम और आप लिख सकते हैं, है ना, एस्पार्टेम और सेक्रीन, है ना। ये आपका क्वेश्चन भी उधर था एक ऑब्जेक्टिव में, तो एस्पार्टेम और सेक्रीन, है ना, ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, एक और था जो कि आपको पता होगा कि, है ना, उसमें से हम लोग मारे थे इनमें से सभी, है ना, इनमें से सभी। तो आप इसको जो है ना, आप आराम से इसको कर सकते हैं। अगला कर बात किया जाए तो कहता है व्हाट आर एसेंशियल और नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड, गिव 2 एग्जांपल ऑफ क्या ईच। एसेंशियल और नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड क्या है, इसके 2 एग्जांपल लिखें। तो एसेंशियल एमिनो एसिड किसको कहते हैं, तो एमिनो एसिड क्या है भाई, तो एमिनो एसिड कहता है जिसमें एमिनो ग्रुप भी हो और एसिड भी हो, इसी को एमिनो एसिड कहते हैं। तो एसेंशियल किसको कहते हैं और नॉन एसेंशियल किसको कहते हैं। तो देखिए हमारा शरीर जो है एमिनो एसिड को बनाता है, तो वो एमिनो एसिड जो हमारा शरीर खुद बना लेता है अपने अंदर ही, उसको हम लोग कहते हैं नॉन एसेंशियल। ठीक है, और जो हमारा शरीर बना नहीं पाता है उसको हमको किसी ना किसी भोजन के माध्यम से लेना पड़ता है, उसको हम लोग कहते हैं एसेंशियल एमिनो एसिड। ठीक है, अब कहता है 2 एग्जाम्पल लिखिए, है ना, गिव एग्जाम्पल्स ऑफ ईच टाइप, प्रत्येक का एग्जाम्पल लिखना है ना। तो प्रत्येक का जब एग्जाम्पल लिखने की बात आएगी तो आप एसेंशियल जो एमिनो एसिड है उसके एग्जाम्पल हो जाएगा फिनाइल एलालाइन, और एक लिख सकते हैं आप लाइसिन। बहुत सारे हैं तो आप 2 लिख सकते हैं, एक फिनाइल एलालाइन और एक क्या लाइसिन। और नॉन एसेंशियल के क्या हो गया, तो नॉन एसेंशियल हो गया एलालाइन और ग्लाइसिन, ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, बात बाकी ये भी आपके पास क्वेश्चन है ना, क्वाथनाक में अवनवन से आप क्या समझते हैं, क्वाथनाक में उन्नयन तथा, है ना, गुल्ल के अनुभार के बीच क्या संबंध है, ये सब ये बना सकते हैं। चलिए, तो मैंने जहां तक हुआ
सारे क्वेश्चन को एक एक करके बहुत अच्छे तरीके से, है ना, सॉल्व हमने बताया, एक्सप्लेन किया। कृपया आप अंत तक जरूर वीडियो देखें, है ना। कुछ हो सकता है कि आपको 2 मिनट में इसका सॉल्यूशन मिल जाए, है ना, आंसर की, लेकिन हमने बहुत अच्छे से आपको इसको एक्सप्लेन करने का कोशिश किया है, ठीक है। अगर एक और इसमें बहुत आसान क्वेश्चन था, डेटोल का मुख्य संगठक क्या है, इसको भी आप आराम से अगर याद है तो इस क्वेश्चन को भी आप इजीली ऑप्ट कर सकते थे, है ना। 11 नंबर का क्वेश्चन। इसका जो मुख्य घटक है डेटोल का वो है क्लोरोजाइलिनॉल और है है ना, अल्फा टेर्पिनोल। इसको आप केवल लिख देते 2 नंबर मिल जाता आपको, ठीक है। चलिए, तो धन्यवाद। मैं इसके साथ आप लोगों को, है ना, आगे आने वाले एग्जाम के लिए शुभकामनाएं देता हूं। जिनको अच्छा लगे तो कृपया आप हमारे चैनल VGPT पाठ्य ट्यूटोरियल को अवश्य सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो तक आप शेयर करें और लाइक करने का प्रयास करें, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।